नमस्कार साथियों, तो आज मैं साहिबा विक फिर प्रस्तुत हूँ अपने चैनल दैट इज A1 एड्यू मंत्रा पे। तो बेटा आज आपके लिए ग्रामर का आगे का सेक्शन लेकर आई हूँ। कल हमने किया था ग्रामर में, कहाँ तक किया था? कल हमने बेसिक्स ऑफ ग्रामर किया था, जिसमें मैंने आपको ग्रामर कवर कर चुकी हूँ, साउंड लेटर वर्ड कवर कर चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे, फ्रेज भी कवर कर चुकी हूँ क्लाउज से। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या होते हैं क्लॉज, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। दो पार्ट रह गए हैं इसके, दैट इज क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। तो ये दो पार्ट मैं आज कवर करूंगी, दैट इज सेंटेंस क्या होते हैं और क्लॉज क्या होते हैं। सो द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी है एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी आज ले लेते हैं, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी भी होगी। और दूसरी बात है, एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी बहुत सारे लेके आई हूँ इस टॉपिक से, जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आ चुके हैं इस टॉपिक में से। तो वो भी क्वेश्चंस हम करेंगे आज एमसीक्यू के। तो चलते हैं अपने आज के, ये कल हम सब कर चुके हैं टॉपिक्स। फास्ट लेटर कर चुके हैं, वर्ड, देन उसके बाद हम सिलेबल भी कर चुके हैं, कल फ्रेज भी कर चुके हैं। आज हम आ रहे हैं क्लॉज पे। व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज है क्या बेटा? व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज होता है उपवाक्य, यानी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये उपवाक्य है। यानी कि वाक्य जैसा तो है पर एग्जैक्टली नॉट अ सेंटेंस। क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस में लगा होता है फुल स्टॉप, जो उसको कंप्लीट करता है, और इसमें फुल स्टॉप नहीं होता। तो इसको क्या कहते हैं? सब सेंटेंस। इट इज कॉल्ड सब सेंटेंस। क्यों सब सेंटेंस कहते हैं इसको? या फिर हिंदी में कह सकते हैं, आपको छोटे में बताने के लिए कह सकती हूँ उपवाक्य। ठीक है, तो ये एक उपवाक्य होता है, यानी सब सेंटेंस होता है। और ये अपने आप में, इसमें फुल स्टॉप नहीं लगता बेटा। तो फुल स्टॉप ना लगने की वजह से इसको हम प्रॉपर सेंटेंस नहीं बोलते, इसको हम सेंटेंस जैसा बोल देते हैं, यानी सब सेंटेंस। ठीक है, अब आते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो बेटा इट इज बेसिकली द, क्या है ये? मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है, मीनिंगफुल ग्रुप है। किसका ग्रुप है? मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ द फ्रेजेस टुगेदर। सो जब फ्रेजेस आपस में मिल जाते हैं, फ्रेज प्लस फ्रेज, ठीक है, फ्रेज प्लस फ्रेज क्या बनाता है? क्लॉज। सो इट इज द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन और ग्रुप, वी कैन से इट इज द मीनिंगफुल ग्रुप। ये मीनिंगफुल ग्रुप है, किसका ग्रुप है? मीनिंगफुल फ्रेजेस का, शॉर्ट में। ओके, so it is the meaningful group of the phrases. अब आते हैं, इसमें ना सेंटेंस की तरह सब चीजें होती हैं, यानी सेंटेंस की तरह सब्जेक्ट भी होता है इसमें, सेंटेंस की तरह इसमें वर्ब भी होती है, इसमें ऑब्जेक्ट भी होता है। सेंटेंस की तरह ये तीनों ही चीजें इसमें प्रेजेंट कहीं ना कहीं होती हैं। तो ये सेंटेंस की तरह तो होता है, बट इसमें फुल स्टॉप नहीं होता। ठीक है, तो इसमें जो ये वर्ब लिखा है, इसमें वर्ब कौन सी है? ये वर्ब इसमें है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब है, और फाइनाइट वर्ब बेटा क्या होती है? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी उसकी तरह रहेगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी उसके हिसाब से चलेगी। तो यहाँ पे जो वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब होती है, दैट मीन्स वो वर्ब जो किसके अकॉर्डिंग मूव करती है? इट मूव्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के हिसाब से चले उसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें बेटा जो क्लॉज होते हैं वो डिपेंडेंट क्लॉजेस भी होते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी होते हैं। सो क्या बताना चाहूंगी मैं? दे आर डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट भी होते हैं, दे आर डिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट भी होते हैं, डिपेंडेंट भी होते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होते हैं। अब बताती हूँ मैं ये क्या है। ठीक है, ये डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड कोऑर्डिनेट तीन तरीके से होते हैं। अब डिपेंडेंट ये कब होते हैं? दे आर डिपेंडेंट जब ये किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, तो इनको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं जब ये किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
मैंने एक सेंटेंस लिया, दैट क्या सेंटेंस लिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल आई टुक अ सेंटेंस, मैंने क्या सेंटेंस लिया, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है, यू कॉमा यू विल पास, यू विल पास, ठीक है, फुल स्टॉप। तो मतलब कि अगर मैंने ये सेंटेंस देखा तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि जिसकी मैं बात कर रही हूं, इफ यू वर्क हार्ड, ये फर्स्ट पार्ट है। तो ये क्या है, ये अपने आप में अगर मैं इतना लिख के छोड़ दूं सिर्फ कि अगर तुम मेहनत करते हो, तो अगर मैंने इतना पार्ट लिख के छोड़ दिया तो ये क्या पूरा अपने आप में इंडिपेंडेंट है? नहीं है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मैंने बोला अगर तुम मेहनत करते हो तो उसके आगे का क्या रिजल्ट क्या होगा, तो यू विल पास, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये क्लॉज अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि अगर हम इतना सेंटेंस सिर्फ पढ़े कि यू विल पास, तो ये अपने आप में पूरा इंडिपेंडेंट है। तो sometimes it is independent and give the complete sense and sometimes it is independent, कभी ये डिपेंडेंट का काम करता है और क्या देता है, इनकम्प्लीट सेंस देता है, ठीक है। तो आगे वाला जो सेंटेंस है, ठीक है, आगे वाला जो क्लॉज है, सॉरी, वो क्लॉज क्या है, वो दैट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज है आगे वाला हिस्सा। सो दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंडेंट है, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, सबऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हैं, ठीक है। अब ये सेंटेंस एक ही है, ये सेंटेंस एक ही है क्योंकि इसमें फुल स्टॉप लगा, तो ये सेंटेंस तो है, तो इसमें क्लॉजेस कितने हो गए, दो। अब पता चल गया आपको कि सेंटेंस में डिफरेंस क्या है और क्लॉज में डिफरेंस क्या है। सेंटेंस ये पूरा है जिसमें फुल स्टॉप लगा है, और क्लॉज इसमें कितने आ गए, 1 and 2, और कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट कहलाता है, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब जो क्लॉजेस हैं देखने में तो हमें सेंटेंस जैसे ही लगेंगे, क्यों, क्योंकि इफ मैंने लिख दिया यू विल पास, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट भी था यू और वो भी था वर्ब भी थी, तो देखने में तो मुझे लग रहा था ये भी सेंटेंस है, बट ऐसा है नहीं। एक सेंटेंस के अंदर पार्ट्स में उसके कई क्लॉज हो सकते हैं, सो अ सेंटेंस कैन हैव मेनी क्लॉजेस। तो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि एक सेंटेंस जो होता है वो एक सेंटेंस में अ सेंटेंस कैन हैज, ऑप्शन में आ सकता है नो क्लॉज, मेनी क्लॉजेस, तो आपको क्या टिक लगाना है, एक सेंटेंस कैन हैव मेनी क्लॉजेस, एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लॉज हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ये लास्ट रह गया, ठीक है, जिसमें दोनों, यानी कि जैसे ये वाला था ना यू विल पास, ऐसे दोनों इसमें प्रिंसिपल क्लॉज ही होते हैं, सो दैट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज। सो इसमें दोनों क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉजेस होते हैं। सो इट हैज बोथ, कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन से होते हैं, जिसमें बोथ आर प्रिंसिपल क्लॉजेस, बोथ आर प्रिंसिपल क्लॉजेस, ठीक है, जैसे दोनों तरफ, ये दोनों तरफ प्रिंसिपल ही होंगे इसमें कोऑर्डिनेट, ठीक है। नेक्स्ट एक बात इसमें बेटा, एक इम्पोर्टेंट बात है, तो क्या इम्पोर्टेंट बात है वो जो मैं बताने लगी थी कि बेटा इसमें जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है ना, उसका उसमें क्या होता है, जैसे कि ना दोनों तरफ मैंने बताया था ना प्रिंसिपल ही होते हैं, तो कैसे, जैसे श्याम वेंट टू स्कूल, ठीक है, एंड राम वेंट टू स्कूल, तो दोनों दोनों अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। क्या कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, जैसे श्याम वेंट टू स्कूल, ठीक है, तो श्याम वेंट टू स्कूल ये भी अपने आप में पूरा मतलब दे रहा है, और राम वेंट टू स्कूल ये भी अपने आप में पूरा मतलब दे रहा है, तो दोनों तरफ क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। तो इसका मतलब क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है जो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है, मतलब दोनों तरफ बराबर की आग लगी है, ठीक है, दोनों तरफ बराबर की आग लगी है, तो यही होगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो चलते हैं आगे की तरफ, आगे करेंगे हम। इस क्लॉज का बता दूं कि इस क्लॉज के टाइप्स होते हैं कुछ, यानी कि जैसे कि
जो जैसा फंक्शन करता है, हम कहते हैं ना जो जैसा काम करते हैं उसका वैसे ही नाम डाल देते हैं, जो मूर्खों वाला काम करते हैं उसका नाम मूर्ख डाल देते हैं। वैसे ही जिस टाइप का ये फंक्शन करता है, जैसे कि अगर ये नाउन का फंक्शन करता है तो ये नाउन क्लॉज कहलाता है, अगर ये एडजेक्टिव का फंक्शन करता है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा, अगर एडवर्ब का फंक्शन करता है तो एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। तो इट इज, इसमें फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स होते हैं क्लॉजेस के। क्या टाइप्स होते हैं क्लॉजेस के? अगर ये फंक्शन करता है किसका, इफ इट वर्क्स एज अ नाउन तो ये इसको कहते हैं नाउन क्लॉज। अगर ये फंक्शन करता है किसका, एडजेक्टिव का, तो इसको कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, अगर ये एडवर्ब का फंक्शन करता है तो इसको क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज। अब चलते हैं आगे के टॉपिक पे, अ सेंटेंस। अब आते हैं हम सेंटेंस पे। सो सेंटेंस क्या है बेटा, व्हाट इज अ सेंटेंस? अब सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंस क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक, ये एक सिस्टमैटिक क्या होता है, मीनिंगफुल, सिस्टमैटिक मीनिंगफुल अरेंजमेंट होता है किसका, वर्ड्स का। तो ऐसी अरेंजमेंट वर्ड्स की जो सिस्टमैटिक हो और जिसका मतलब भी निकले। सो इट इज अ सिस्टमैटिक, इट इज अ सिस्टमैटिक, ये सिस्टमैटिक है, ठीक है, सिस्टमैटिक एंड मीनिंगफुल, सिस्टमैटिक मीनिंगफुल अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, that is semantically and logically correct, जो कि semantically और logically correct हो, that is semantically and logically correct। ठीक है, एक जो सेंटेंस होता है बेटा, सेंटेंस जो होता है उसमें फुल स्टॉप लगता है तो वो अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है। सो इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो इसलिए क्या होता है, सेंटेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। सो सेंटेंस जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, इट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है। व्हाई? बिकॉज इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, इट गिव्स कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस देता है, इसलिए इट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, इट हैज एसवीओ स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर इसमें होता है, यानी ये तीनों ही चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसमें जो वर्ब होती है, पहले जो क्लॉज में वर्ब थी वो फाइनाइट थी, बट ये भी फाइनाइट ही होती है। इट इज ऑल्सो अ फाइनाइट वर्ब जो कि डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे, एंड इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। ये बेसिक यूनिट है, इट इज द बेसिक यूनिट, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेंस, सेंस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेंस। ठीक है, अब मैंने भाषा की, लैंग्वेज की आपको बेटा 4 इकाइयां बताई हैं, ठीक है, जैसे एक तो है साउंड, दूसरा है लेटर, तीसरा है वर्ड और चौथा है सेंटेंस। अब जो सेंटेंस है ये सेंस के, यानी कि एक जो पूरा सेंस दे, लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो मतलब पूरी सेंस दे, अपने आप में पूरा कंप्लीट सेंस दे, यानी मीनिंग के आधार पे देखें तो ये सेंटेंस अपने आप में सबसे छोटी इकाई है, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, मीनिंगफुल। सो अ sentence is also of kinds on the basis of structure। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये सेंटेंस जो होता है वो 3 तरीके का होता है। किस किस तरीके का होता है? सिंपल सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, जिसकी डिस्कशन मैं आपसे फर्दर करूंगी बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें सेंटेंसेस में 5 काइंड्स होती हैं। 5 काइंड्स होते हैं सेंटेंसेस के। कौन कौन से 5 काइंड्स होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के 5 तरीके होते हैं, 5 काइंड होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कौन कौन से? assertive sentence, assertive sentence, second interrogative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, imperative sentence, और नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। exclamatory sentence, and last is optative sentence. So these are the 5 types of sentences. ये 5 kinds होते हैं। ठीक है, 5 kinds of sentences होता है। पहला assertive sentence। ठीक है, assertive sentence होते हैं वो जो दोनों तरीके से हो सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जैसे श्याम इज अ गुड बॉय। श्याम जो है, श्याम इज अ गुड बॉय, तो ये एक पॉजिटिव हो गया। ठीक है, एंड अगर मैं यही बोल दूं श्याम इज नॉट अ गुड बॉय, तो नॉट लग गया, तो क्या हो गया? इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें बहुत दोनों ही प्रकार के सेंटेंस आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के सेंटेंस आ जाए। देन है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में क्या है? जिसमें क्वेश्चन मार्क लगाओ। दैट इज, इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ओपन एंडेड, ठीक है, दूसरा होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। अब ओपन एंडेड में बेटा क्या है? जिसमें क्या हो? जिसमें क्वेश्चन हो और वर्ड से प्रारंभ हो। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग हो, जिसमें उसको कहते हैं ओपन एंडेड। ठीक है, सो दिस स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन वर्ड्स, स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। और इसमें क्या होता है? एक से अधिक आंसर होते हैं क्वेश्चन के, एक से अधिक। जैसे कोई कुछ भी आंसर दे सकता है सब्जेक्टिव वे में, अपने जिसका जो भी है वो अपना आंसर दे सकता है। तो इसकी ऐसा नहीं है कि यस और नो में इसका आंसर हो, इसका ओपन आंसर होता है, ओपन एंडेड होते हैं। सो इट स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन वर्ड। जैसे व्हाई आर यू गोइंग देयर? सो आई एम गोइंग देयर बिकॉज सो मेनी रीजंस है। आई एम गोइंग देयर, उसके सो मेनी रीजंस है। आपका अपना अलग रीजन है कि आप क्यों जा रहे हैं, उसका अलग रीजन है। तो इसका ऐसा नहीं है कि यस और नो में इसका आंसर खत्म हो जाएगा। सो ओपन एंडेड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन वर्ड से, जैसे कि व्हाई, वेयर, व्हाई आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, इस तरीके से के वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब क्लोज एंडेड क्या होते हैं? क्लोज एंडेड स्टार्ट्स विद द हेल्पिंग वर्ड्स। ये स्टार्ट होते हैं, दैट स्टार्ट्स विद द हेल्पिंग वर्ड्स। ये हेल्पिंग वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट्स विद द हेल्पिंग वर्ड्स। अब हेल्पिंग वर्ड्स यानी कैसे? आर यू गोइंग टू स्कूल? तो इसमें आंसर क्या होगा? यस। और अगर नहीं जा रहे तो नो। तो यस और नो में क्लोज एंडेड खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन।
So this is called close-ended question. ठीक है, जैसे आर यू गोइंग, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं. नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें क्या हो, ऑर्डर दिया जाए, जैसे शट द डोर, ठीक है, और रिक्वेस्ट की जाए प्लीज कम हियर, एंड या एडवाइस दी जाए कंसल्ट द डॉक्टर, इस तरीके की कोई एडवाइस दी जाए, इसको कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस. ठीक है, इसमें कोई विजुअल सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें कैसा सब्जेक्ट होता है, हिडन सब्जेक्ट होता है, छुपा हुआ. जैसे कि यू, अगर मैं कह रही हूं कि शट द डोर, तो मैं तुमसे ही कह रही हूं ना यू शट द डोर, तो यू जो होता है वो हिडन होता है. सो इसमें क्या होता है, हिडन सब्जेक्ट होता है. इंपेरेटिव में हिडन सब्जेक्ट होता है, और हिडन सब्जेक्ट कौन सा होता है इसमें, यू शट द डोर. तो कहा किससे जा रहा है, तुमसे, यू शट द डोर. नेक्स्ट होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें कैसा साइन बनता है, इस तरीके से. अब इसमें क्या है, दिस इज अ सडन इमोशन ऑफ द हार्ट. सडन इमोशन होता है हमारे हार्ट का, इट इज द सडन इमोशन ऑफ हार्ट. ठीक है, सडन इमोशन होता है हार्ट का, और कैसे निकलता है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो हमारा सडन इमोशन क्या निकलेगा उस समय, हाय ये क्या हुआ, सो ओह व्हाट हैपेंड. सो इस तरीके से जो अचानक हमारे हार्ट से इमोशन निकलता है उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ठीक है, इसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस के लिए होते हैं. जैसे कि हैप्पीनेस के लिए क्या होता है, हुर्रे. जब हम खुश होते हैं तो हम बोलते हैं हुर्रे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हुर्रे होता है. ठीक है, और या फिर एलास होता है खुशी के लिए, ब्रेवो होता है, ठीक है, एक्सेट्रा, और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. अब आता है नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो विशिंग के लिए यूज होते हैं, यानी किसी को भी विश करने के लिए जो सेंटेंस यूज होते हैं बेटा, उनको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस. या किसी के लिए हम प्रे कर रहे हो, दैट मे गॉड ब्लेस यू. किसी को भी प्रे कर रहे हो, किसी को विश कर रहे हो, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस. सो फॉर विशिंग और प्रेइंग, किसी के लिए विशिंग करना या किसी के लिए प्रेइंग करना, उसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस. दैट इज, ये स्टार्ट किससे होते हैं, मे से. मे गॉड ब्लेस यू, जैसे मे से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, और इसके आगे क्या आता है, मे, और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मे गॉड ब्लेस यू. तो इधर गॉड ब्लेस यू और लास्ट में एक्सक्लेमेशन का मार्क रहता है. ठीक है, अब ये गुड ओमन भी हो सकते हैं, यानी गुड ब्लेसिंग भी हम किसी को दे सकते हैं, और श्राप भी दे सकते हैं, क्योंकि विश हम किसी के लिए बैड भी कर सकते हैं और किसी के लिए विश हम गुड भी कर सकते हैं. बैड ओमन भी हो सकता है और गुड ओमन भी हो सकता है. सो ये सारा सेक्शन मैंने आज कवर किया है. इसके आप नोट्स बना लीजिए, बार बार बैक करके वीडियो को आप नोट्स बना सकते हैं, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको सेंड करूंगी फर्दर. तो ये रही सेंटेंसेस की बात. आगे मैं चलूंगी किस पे, आगे मैं चलूंगी क्वेश्चंस पे. इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आई हूं. सो चलते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ. ढेर सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स पे बेस्ड, वो क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ, और सारे आज के टॉपिक्स में से क्वेश्चन हैं. तो चलते हैं. पहला क्वेश्चन है बिगनिंग ऑफ ग्रामर का, हाउ मेनी अल्फाबेट आर देयर टोटली इन द इंग्लिश. कितने टोटल अल्फाबेट हैं किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में. तो बेटा हाउ मेनी अल्फाबेट, अब बात हो रही है अल्फाबेट की. तो अल्फाबेट हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ एक. कहां से कहां तक, ए टू जेड, ये पूरी जो वर्णमाला है इसको क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं. तो हमारे पास अल्फाबेट कितना है, ओनली 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश. अब हमारे पास लेटर कितने हैं इंग्लिश में, हमारे पास लेटर 26 है. तो हमें गलत आंसर नहीं लगाना, अल्फाबेट पूछा जाए तो एक ही लगाना है, क्योंकि लेटर 26 है और अल्फाबेट एक ही है.
और कई बच्चे लगा के आएंगे, बेटा अभी भी देख लो, ध्यान से सुन नहीं रहे होंगे, चाहे वो ऑफलाइन में इधर बैठे हैं बच्चे मेरे सामने, चाहे वो ऑनलाइन में क्लास से जुड़े हैं, वो सुन नहीं रहे होंगे, वो तब भी 26 लगा के आएंगे, अल्फाबेट 26 ही होते हैं, क्योंकि मूर्ख, कई बच्चे मूर्ख है, उनको ध्यान बिल्कुल नहीं है पढ़ाई में। तो बेटा जो अल्फाबेट होते हैं वो 26 अल्फाबेट नहीं होते, क्योंकि लेटर 26 होते हैं और अल्फाबेट सिर्फ एक ही होता है। नेक्स्ट, कैन वी राइट अल्फाबेट एज अल्फाबेट्स? क्या अल्फाबेट को हम अल्फाबेट्स लिख सकते हैं? यस भी और नो भी, दोनों के समर्थन में हूं। पहले यस का आंसर देती हूँ। क्यों लिख सकते हैं अल्फाबेट को अल्फाबेट्स? क्योंकि अल्फाबेट्स जब हम लिख देंगे तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? लैंग्वेजेस। सो आई नो डिफरेंट अल्फाबेट्स, यानी आई नो डिफरेंट लैंग्वेजेस। उसके बाद नो क्यों है? क्योंकि अल्फाबेट्स कुछ भी नहीं होता, मतलब अगर हम इसके संबंध में बात करें, ए टू जेड के संबंध में, तो इसके संबंध में अल्फाबेट्स नहीं होता, इसके संबंध में सिर्फ अल्फाबेट ही होता है। तो अल्फाबेट्स नहीं होता, अल्फाबेट होता है, क्योंकि ए टू जेड पूरा क्या कहलाता है? एक ही अल्फाबेट। ठीक है, तो हमारी इंग्लिश में एक ही अल्फाबेट है और 26 लेटर है। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, उसको क्या कहते हैं? एक ग्रुप होता है लेटर्स का, यानी कि राम, इसमें RAM 3 लेटर्स का ग्रुप है, तो ये क्या बन गया? टोटल वर्ड बन गया, तो इट इज अ वर्ड। अ मीनिंगफुल, अब देखो क्वेश्चन पेपर में घुमा फिरा के आ रहे हैं। पहले एक बार आया था कि ग्रुप ऑफ वर्ड लेटर्स को क्या कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स को कहते हैं वर्ड। फिर दूसरी बार एक बार पेपर में 1-2 साल बाद रिपीट करके आया, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या कहते हैं। तो उसको भी कंफ्यूज नहीं होना कि ट्विस्ट कर दिया उसने, मीनिंगफुल बनेगा तो भी वो वर्ड ही बनेगा। और ये बात है फैक्ट की, वर्ड जो लेटर्स जब जुड़ते हैं आपस में, जो वर्ड बनाते हैं, जैसे राम, ये 3 लेटर जुड़े, तो ये राम का मतलब तो है ही ना, राम है तो लड़का ही, तो मीनिंगफुल तो बना ही। तो इसलिए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या कहेंगे? वर्ड। अ वर्ड इज, अब एक जो वर्ड होता है वो क्या होता है? वर्ड जो होता है वो मैंने बहुत बार बता दिया ऊपर के दोनों क्वेश्चन में, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, बेटा सीधा टिक लगाइए ए आंसर पे, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स। अ वर्ड में बी ऑफ, एक वर्ड क्या है, किसका कॉम्बिनेशन है? सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज, दैट इज वॉवल का और किसका? कॉन्सोनेंट का, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। राम लिखा है, इसमें वॉवल भी है, इसमें कॉन्सोनेंट भी है। अ वर्ड ऑफ सिंगल वॉवल, एक वर्ड जिसमें क्या होता है? जो एक्ट करता है किसकी तरह? एक ऐसा वॉवल जो वर्ड की तरह अपने आप में कंप्लीट होता है। जैसे मैंने बोला क्या? आई एम अ बॉय, ठीक है, या आई एम अ गर्ल, तो इसमें अ भी एक कंप्लीट वर्ड का काम कर रहा है और आई भी एक कंप्लीट वर्ड का काम कर रहा है। तो वो दो ऐसे वॉवल हैं, आई और ए, जिनको कॉन्सोनेंट की जरूरत नहीं है अपने आप को पूरा करने के लिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो कहते हैं यार हमें तो किसी की जरूरत नहीं है, हम तो अपने आप में पूरे हैं, मतलब जिसको जरूरत है वो हमसे आके बात करे, हम क्यों किसी से बात करने जाए। तो वैसे ही ए और आई ढीठ है, वो किसी के पास उनको जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट है। तो ए और आई ऐसे वॉवल हैं दो जो क्या करते हैं? जो अपने आप में वर्ड का काम कर लेते हैं। अ कॉन्सोनेंट नीड्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, एक कॉन्सोनेंट है उसको जरूरत पड़ती है किसकी? एक नया वर्ड फॉर्म करने की। उसको कॉन्सोनेंट होते हैं बेटा जिनमें वॉवल ना हो, तो कॉन्सोनेंट क्या अकेले कोई वर्ड बना सकते हैं? नहीं। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कॉन्सोनेंट को किसकी जरूरत पड़ती है वर्ड बनाने के लिए? तो कॉन्सोनेंट को जरूरत पड़ती है वॉवल की, उसके बिना वो अधूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक मीनिंगफुल ग्रुप होता है, झुंड होता है किसका? वर्ड्स का, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सॉरी, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स होता है, ठीक है, ये बात मैंने बिल्कुल ठीक कही कि मीनिंगफुल ग्रुप होता है वर्ड्स का, दैट मे नॉट बी, अब वो कह रहे हैं कि वो इनमें से क्या नहीं होगा। तो अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन बना देगा, एडजेक्टिव बना देगा, वर्ब बना देगा, बट प्रोनाउन नहीं होगा।
सो क्योंकि प्रोनाउन जो होता है इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ, ये रिप्लेसमेंट ही होता है नाउन का, तो ये अपने आप में नहीं है, ये रिप्लेसमेंट माना जाता है नाउन का। फ्रेज फैक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड, अब फ्रेज जो के जो फैक्टर्स है वो क्लासिफाइड किए जाते हैं दो कैटेगरी में। वो दो कैटेगरी कौन कौन सी होती है? पहला हेडवर्ड होता है और दूसरा क्या होता है? पहला हेडवर्ड होता है और दूसरा होता है मॉडिफायर। ठीक है, दो इसमें पार्ट होते हैं, हेडवर्ड और मॉडिफायर। ठीक है, और मॉडिफायर के भी आपको दो पार्ट्स पता ही है, प्री मॉडिफायर एंड पोस्ट मॉडिफायर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से क्या कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है? ए, देयर इज ऑलवेज अ प्री मॉडिफायर, अ हेडवर्ड एंड अ पोस्ट मॉडिफायर इन अ फ्रेज, यानी कि एक फ्रेज में तीनों चीजों का होना जरूरी है। क्या क्या? हेडवर्ड का, प्री मॉडिफायर का और पोस्ट मॉडिफायर का। ये बिल्कुल गलत बात है। एक फ्रेज में जरूरी नहीं है कि प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर दोनों हो, हेडवर्ड और पोस्ट मॉडिफायर भी हो सकता है, हेडवर्ड और प्री मॉडिफायर भी हो सकता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। अब नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, मतलब किसी भी टाइप का फ्रेज हो तो वो कहना चाह रहा है कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है सबका, फ्रेजेस का। तो हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है सबका। अ वर्ब फ्रेज एंड अ नाउन फ्रेज कॉन्स्टिट्यूट्स द सेम एलिमेंट्स, एक वर्ब का फ्रेज और एक नाउन का फ्रेज, इन दोनों में क्या एलिमेंट सेम होते हैं? नहीं, क्योंकि वर्ब जो होता है उसमें वर्ब का जो फ्रेज होगा उसमें क्रिया होगी, वर्ब होगा, और जो एक नाउन का फ्रेज होगा उसमें संज्ञा यानी नाउन की बात होगी। तो दोनों के एलिमेंट सेम कैसे हो सकते हैं? एक में क्रिया की बात होगी, एक में वर्ब की बात, एक में संज्ञा की, नाउन की बात होगी, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। हेडवर्ड कम्स आफ्टर द पोस्ट मॉडिफायर, हेडवर्ड बाद में आता है? नहीं, हेडवर्ड हमेशा पहले आता है, और पोस्ट मॉडिफायर जैसे नाम से ही पता चल रहा है पोस्ट, तो ये बाद में आता है पोस्ट मॉडिफायर। हेडवर्ड जैसे कि टॉल, और पोस्ट मॉडिफायर बाद में आएगा। ठीक है, सो हेडवर्ड comes before the post modifier. Then a verb phrase always acts as a, एक वर्ब है, एक फ्रेज है जो वर्ब युक्त है, जो क्रिया वाला फ्रेज है, उस फ्रेज के अंदर वो फ्रेज कैसे काम करेगा? सो एक वर्ब वाला फ्रेज काम करेगा एज अ प्रेडिकेटर की तरह काम करेगा, क्योंकि वर्ब को हम कहते ही क्या है? प्रेडिकेट ही तो मानते हैं वर्ब को, तो इसलिए ये प्रेडिकेटर का काम करेगा। इन अ क्लॉज, एक क्लॉज के अंदर एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है वो फंक्शन क्या करता है? किसका? एडजेक्टिव फ्रेज किसका काम करता है? कॉम्प्लीमेंट्स का। कॉम्प्लीमेंट मतलब, कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? पूरक। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, एडजेक्टिव का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अ वर्ड दैट मे हैव, एक ऐसा शब्द जिसमें क्या हो? अ वर्ड मे हैव, ठीक है, एक वर्ड में क्या होता है? एक सिंगल सिलेबल हो सकता है, डबल सिलेबल हो सकते हैं, मोर देन 2 सिलेबल हो सकते हैं, या फिर सभी हो सकते हैं, यानी कि एक सिंगल सिलेबल भी हो सकता है, डबल सिलेबल भी हो सकता है, मोर देन, ये तीनों ही वैलिड है, ऑल ऑफ द अबव। क्यों? सिंगल सिलेबल वर्ड में कब होता है बेटा? एक सिंगल सिलेबल वर्ड में होता है तब जब, अगर एक वर्ड है मान लो स्मार्ट, अब स्मार्ट में एस है, एस के साथ कोई वॉवल नहीं है, तो इसमें क्या होगा? एक सिंगल सिलेबल होगा। बट 2 सिलेबल्स क्या होंगे? जैसे टुडे, टुडे में इधर भी वॉवल है, इधर भी वॉवल है, तो इसमें कितने होंगे? 2 सिलेबल होंगे, 1 और 2। सो इसमें 2 सिलेबल होंगे, और मोर देन 2 सिलेबल्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, the word or a part of word that is uttered by a single effort, एक ऐसा वर्ड जो एक ही बार में बोला जाए, जैसे कि मैंने बोला टू डे, तो टू एक बारी में बोला, डे एक बारी में बोला, तो टू हो गया एक सिलेबल, और दूसरी बारी में डे बोला यानी दूसरा सिलेबल, तो टू और डे 2 सिलेबल हो गए। तो the word or a part of word that is uttered by a single effort, ऐसा शब्द का पार्ट जो कि कैसे अटर किया जाता है? सिंगल सिलेबल में, एक सिंगल एफर्ट में बोला जाता है, उसको कहते हैं सिलेबल। तो इसमें कितने सिलेबल हो गए? टुडे में 2 सिलेबल हो गए, तो इट इज अ सिलेबल।
Syllables are of, syllable कितने काइंड्स के होते हैं? 2 काइंड्स. मात्राएं दो तरीके की होती है, बड़ी मात्रा और छोटी मात्रा. नेक्स्ट, हाउ मेनी परमानेंट वॉवल्स आर देयर इन इंग्लिश? कितने परमानेंट वॉवल्स इंग्लिश के अंदर हैं? सो देयर आर 5 वॉवल्स. हमें पता है 5 वॉवल्स कौन कौन से हैं? ए, आई, ओ, ई एंड यू. नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर? अब 5 वोवल को निकाल दो तो कितने रह जाएंगे कॉन्सोनेंट्स? 21. 20 आर द कॉन्सोनेंट्स. विच आर सेमी वोवल्स? ऐसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आता है पेपर में कि कौन कौन से दो ऐसे हैं जो सेमी वोवल का काम करते हैं, यानी जो वोवल का भी काम करते हैं और टाइम आने पे कॉन्सोनेंट्स का भी काम करते हैं और वोवल का भी. अब जैसे मान लो कि मैंने बोला स्लीपी. स्लीपी, स्लीपी में वर्ड में लास्ट में है तो वाई, वाई, ठीक है. अब वाई है बट आवाज किसकी दे रही है? स्लीपी, आई की. तो आई की आवाज दे रहा है तो ये आई क्या होता है? वोवल. तो ये कैसे एक्ट कर रहा है? एज अ वोवल. तो ऐसे कौन से शब्द हैं जो टाइम आने पे एज अ वोवल एक्ट करते हैं? तो दे आर डब्ल्यू एंड वाई. ऑप्शन ए. डब्ल्यू और वाई दो हैं जो एक्ट करते हैं एज अ वोवल. डब्ल्यू एंड वाई वर्क एज अ both vowel and consonant. Can a single vowel make a word? क्या एक सिंगल वॉवल एक वर्ड का काम करता है? यस. कौन कौन सा सिंगल वॉवल है? ए एंड आई. तो यस. कैन अ सिंगल कॉन्सोनेंट मेक अ वर्ड? आंसर इज नो. कॉन्सोनेंट बिना वॉवल के नहीं चल सकता. विच इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू मानी जाती है? इन अ नाउन फ्रेज, एक जो नाउन फ्रेज होता है उसमें हेड वर्ड मे बी द नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और जेनिटिव फ्रेज. एक नाउन फ्रेज के अंदर जो हेड वर्ड है वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और जेनिटिव फ्रेज भी हो सकता है. सो इट इज रॉन्ग. ये रॉन्ग है. नाउन फ्रेज में हेड वर्ड जो होता है वो क्या होता है? नाउन होगा, क्योंकि नाउन फ्रेज है तो नाउन ही होगा. नाउन होना चाहिए, एडजेक्टिव थोड़ी ना हो जाएगा, प्रोनाउन थोड़ी ना हो जाएगा. इन अ नाउन फ्रेज द पोस्ट मॉडिफायर, एक नाउन फ्रेज में ही दोबारा बात हो रही है, पोस्ट मॉडिफायर जो होता है दैट मे बी अ वर्ब फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज और अ प्रेपोजिशनल फ्रेज. तो ये सही है कि जो पोस्ट मॉडिफायर है वो कुछ भी हो सकता है पर हेड वर्ड नहीं हो सकता. पोस्ट मॉडिफायर क्या हो सकता है? वर्ब फ्रेज भी हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ नाउन फ्रेज, एक नाउन वाले फ्रेज में जो हेड वर्ड है दैट कैन नेवर बी अ नाउन. तो बिल्कुल गलत है. नाउन फ्रेज में हेड वर्ड तो नाउन होता ही है. नेक्स्ट, इन अ नाउन फ्रेज पोस्ट मॉडिफायर्स आर ऑलवेज द एडवर्ब्स. एक नाउन फ्रेज में जो पोस्ट मॉडिफायर वाला वर्ड होता है वो हमेशा क्या बनता है? एडवर्ब. नहीं, वो कुछ भी बन सकता है. एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशनल फ्रेज, इट कैन एक्ट एज एनी. सो आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉम्प्लीमेंट. अब कॉम्प्लीमेंट मैंने पहले भी बताया ना क्वेश्चन में, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सीधा टिक लगाइए जहां एडजेक्टिव है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रेज हैज टू मेन फैक्टर्स. एक फ्रेज के कौन कौन से दो मेन फैक्टर्स होते हैं? तो फ्रेज में क्या क्या होता है? हेड वर्ड जरूरी होता है और मॉडिफायर जरूर होता है. मॉडिफायर्स मे बी ऑफ डैश काइंड्स. कितने तरीके के मॉडिफायर्स होते हैं? दो तरीके के. क्या? दैट इज प्री मॉडिफायर एंड पोस्ट मॉडिफायर. अ सेंटेंस दैट हैज मेनी फाइनाइट वर्ब्स. एक सेंटेंस होता है, एक पूरे सेंटेंस वाक्य होता है, उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे फाइनाइट वर्ब्स होते हैं. ठीक है, बहुत सारे फाइनाइट वर्ब्स होते हैं. दैट इज क्या कहते हैं? बहुत सारे, मतलब वर्ब्स, जो वर्ब्स क्रिया है ना, क्रिया वाले वर्ड्स बहुत सारे होते हैं. तो वो वर्ड्स जुड़ के क्या बनाएंगे? वर्ड्स प्लस वर्ड्स क्या बनाते हैं? क्लाउज. तो बहुत सारे क्या है? वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स है. तो दैट मेक्स अ क्लाउजेस. प्रेडिकेट क्यों क्या कहते हैं? प्रेडिकेट का दूसरा नाम वर्ब है. एंड वर्ब इज कॉल्ड, while verb phrase, predicate is called verb phrase. प्रेडिकेट जिसमें होता है उसको वर्ब फ्रेज कहते हैं. while verb is called, verb को क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं. ठीक है, सो ऑप्शन इट विल बी सी. देन क्वेश्चन 18, कैन अ सिंगल कॉन्सोनेंट, एक जो सिंगल कॉन्सोनेंट होता है
कैन दैट मेक अ वर्ड? एक सिंगल कॉन्सोनेंट जो होता है वो वर्ड बना सकता है, एक शब्द को पूरा कर सकता है, एक वर्ड को बना सकता है? नहीं, एक सिंगल कॉन्सोनेंट कभी भी एक पूरा वर्ड नहीं बना सकता। अब फ्रेज, एक जो फ्रेज होता है, दैट इज अ फ्रेज, क्या होता है? एक मीनिंगफुल ग्रुप होता है वर्ड्स का। यस, अब फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज हैज, फ्रेज में क्या होता है? फ्रेज हैज पार्शियल सेंस, अपने आप में पूरी सेंस नहीं देता, कंप्लीट सेंस नहीं देता, थोड़ी सी पार्शियल सेंस होती है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसकी कुछ सेंस हो पर पूरी कंप्लीट सेंस ना हो, उसे फ्रेज कहते हैं। नेक्स्ट, फ्रेज इज समटाइम्स कॉल्ड अ, फ्रेज को कई बार हम क्या कहते हैं? ग्रुप भी कह देते हैं। अ फ्रेज हैज डैश फैक्टर्स, एक फ्रेज के कितने फैक्टर होते हैं? इट हैज 2 फैक्टर्स। द वर्ड विच इज क्वालिफाइड इज नोन एज, जो वर्ड क्वालिफाइड होता है उसको कहते हैं हेड वर्ड। क्वेश्चन है, अ वेरी फास्ट रनर कैन ओनली अचीव दिस। अब इसमें वो कह रहा है प्री मॉडिफायर बताओ, तो प्री मॉडिफायर इसमें क्या होगा बेटा? हेड वर्ड इसमें क्या? रनर, रनर इसमें हेड वर्ड है, ठीक है। हेड वर्ड से पहले आता है प्री मॉडिफायर, तो इसमें प्री मॉडिफायर हमें देखना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन में देखेंगे, तो हमें हेड वर्ड नहीं बताना, उससे पहले का हिस्सा बताना है। तो इसमें क्या हेड वर्ड है ये हमें नहीं पहले बताना, हेड वर्ड हमें वाला बताना ही नहीं है, हेड वर्ड हमें नहीं बताना, तो ये 3 तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि तीनों में हेड वर्ड है। हमें बताना है हेड वर्ड से पहले का हिस्सा, तो वो क्या होगा? देखिए, फास्ट, फास्ट है एडजेक्टिव, उसके पहले क्या है? वेरी, वेरी फास्ट। एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई क्या करता है? एडवर्ब, एडजेक्टिव को भी बताता है, एडजेक्टिव के भी आगे क्या लगता है? एडवर्ब, तो एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, और उसके आगे अ है, ए एन द क्या होता है? डिटर्मिनर, तो या आर्टिकल होते हैं, तो डिटर्मिनर हो गया ये, तो आंसर हो गया डी। 37, अ टॉल मैन ऑफ टेस्ट, ये हमारे पास दिया हुआ है फ्रेज, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या बताना है? इसमें से हमें बताना है कि अ टॉल मैन ऑफ टेस्ट में पोस्ट मॉडिफायर क्या है। तो बेटा सबसे पहले इसका हेड वर्ड है मैन, ठीक है, मैन इसमें हेड वर्ड है। अब हेड वर्ड के बाद आता है पोस्ट मॉडिफायर, तो पोस्ट मॉडिफायर क्या हुआ? तो ऑफ लगा है, ऑफ लगा है, तो पोस्ट मॉडिफायर क्या हो गया? ऑफ क्या होता है? प्रेपोजिशनल, तो इस बात का क्या हो गया? प्रेपोजिशनल ग्रुप। सो आंसर विल बी सी, दैट इज ये है प्रेपोजिशनल ग्रुप। 150 क्वेश्चन, काइंड्स ऑफ क्लाउजेस, कितने काइंड्स ऑफ क्लाउजेस होते हैं? सो क्लाउजेस आर ऑफ 3 काइंड्स, तीनों काइंड के होते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। एंड प्रिंसिपल क्लॉज जिसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। और कोऑर्डिनेट क्लॉज जिसमें दोनों प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। ये होते हैं 3 टाइप ऑफ क्लॉजेस, यानी आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर इन द इंग्लिश? कितने टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं बेटा? 5 तरीके के होते हैं, असर्टिव, ऑप्टेटिव, तो मैंने सारे पढ़ाए, इंटेरोगेटिव, ये सारे सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट, द सेंटेंसेस दैट आर रिलेटेड टू द फीलिंग्स, ऐसे सेंटेंसेस जो किसी की फीलिंग से रिलेटेड हो, डायरेक्ट हार्ट से आए। जैसे कि अगर हम किसी का एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं, हमारे हमें क्या करता है? ओहो शेट, ये वो, तो हमारे मुंह से, हार्ट से डायरेक्ट निकलता है हमारे मन से बात, तो जो हमारी हार्ट की फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करे उसको कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे ऑप्टेटिव, क्यों ऑप्टेटिव होता है? विशेस, हम किसी को विश देते हैं तो दिल से देते हैं, बद्दुआ देते हैं तो भी दिल से देते हैं। तो जो भी हम करते हैं इसमें, चाहे हम बैड ओमन दे, बैड दुआ दे, या फिर मतलब कोई भी अच्छी ब्लेसिंग दे। नेक्स्ट, अ सेंटेंस इज अ, एक सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट हैज अ पार्शियल मीनिंग, या एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है दैट हैज अ कंप्लीट सेंस, या बोथ ऑफ दीज। तो एक सेंटेंस वो होता है जिसमें क्या होता है? जो कंप्लीट सेंस दे, ठीक है। सो अ सेंटेंस
एक सेंटेंस वो होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो क्या देता है, कंप्लीट सेंस देता है। सेंटेंस हैज, एक सेंटेंस में क्या होना बहुत ही मस्ट है, बहुत ही जरूरी है। तो एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है और एक प्रेडिकेट दैट इज वर्ब, वर्ब का होना बहुत जरूरी है। वर्ब और सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस नहीं बनता। नेक्स्ट, एसर्टिव सेंटेंस, एक एसर्टिव सेंटेंस जो मैंने आपको करवाए थे सेंटेंस के प्रकार, उसमें पहला था एसर्टिव, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही स्टेटमेंट एसर्टिव में चलती हैं। इसमें पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों ही बातें होती हैं। तो इट इज बोथ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, एसर्टिव उसको कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चंस आर ऑफ, जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड जिसमें सिर्फ यस और नो में आंसर खत्म हो जाता है, क्लोज, और ओपन एंडेड जो सब्जेक्टिव होते हैं, जैसे व्हाई आर यू गोइंग देयर, तो पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, आई एम गोइंग देयर टू डू दिस वर्क। तो व्हाई जो किससे शुरू होते हैं, क्वेश्चन से शुरू होते हैं, व्हाई, वेयर। तो क्या हो गए, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। बट हम अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तीन भी हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। ठीक है, क्वेश्चंस आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो इंटेरोगेटिव होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, ओपन एंड क्लोज एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आर ऑफ विच टाइप्स, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, दे आर इंटेरोगेटिव। ये इंटेरोगेटिव की कैटेगरी में आते हैं। इंटेरोगेटिव कितने तरीके के होते हैं, क्लोज्ड भी होता है और ओपन होता है, दो तरीके। नेक्स्ट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, अ क्वेश्चन दैट स्टार्ट्स विद द हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जैसे कि मैंने बोला आर यू गोइंग देयर, इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ यस या नो, कि क्या तुम वहां जा रहे हो, यस या नो। तो हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं, आर से, इस से, तो हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, जिसका आंसर यस या नो में दिया जाता है। अ क्वेश्चन दैट स्टार्ट्स विद द इंटेरोगेटिव वर्ड, वो क्वेश्चंस जो किससे स्टार्ट होते हैं, इंटेरोगेशन से, यानी क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव वर्ड से, जैसे व्हाई, वेयर, वेयर आर यू गोइंग। सो दैट टाइप ऑफ कम इन द कैटेगरी ऑफ ओपन एंडेड, क्योंकि इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, व्हाई आर यू गोइंग देयर, तो बड़ा सा आंसर हो सकता है, सब्जेक्टिव आंसर हो सकता है। ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होता है वो अलाउ करता है, अलाउज फॉर ऑप्शन। एक ओपन एंडेड, ओपन का मतलब क्या, इट इज ओपन फॉर मोर देन वन आंसर। सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होता है दैट हैज मोर देन वन करेक्ट आंसर, जिसके एक से ज्यादा आंसर होते हैं, ओपन होता है। अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन हैज, क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही आंसर होता है, यस तो यस, नो तो नो, सो ओनली वन करेक्ट आंसर। द सेंटेंसेस दैट हैव डिजायर, विश, ब्लेसिंग, जिसमें ब्लेसिंग होती है, मे गॉड हेल्प यू, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें कि मे से स्टार्ट होते हैं ज्यादातर। द सेंटेंसेस दैट हैव सडन इमोशन, जो हमारे हार्ट से एक सडन इमोशन निकलता है, जिसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है इस तरीके का, वो कौन से सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दिस इज अवर डिजिटलाइज्ड प्लेटफॉर्म, ये हमारा डिजिटलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एवन एड्यू मंत्रा। इस पे आपको बेटा सभी सब्जेक्ट्स के टीचर अवेलेबल होंगे। पहले जो मेरा चैनल था एवन 360 डिग्री, उस पे मैं इंग्लिश लिटरेचर लेती हूँ, और इस पे आपको हिंदी लिटरेचर, हिंदी ग्रामर, सब सब्जेक्ट्स के अदर मैथ्स वगैरह सबके आपको टीचर्स अवेलेबल होंगे। सो यू कैन ऑप्ट द कोर्स, जिस भी आप कोर्स को ऑप्ट करना चाहते हैं। और हमारा कोर्स मात्र 1499 का है। विशेष ऑफर है कि आपको कुछ डेमो क्लासेस मिलेंगी फ्री। सो दिस इज अवर चैनल, यू कैन connect with us on A1 Edu Mantra. Thank you for being there. ये हमारा नंबर है जिस पे आप क्वेरी कर सकते हैं।